सो नेक्स्ट इज लिक्विड स्टेट। अब हम बात करते हैं लिक्विड स्टेट की। लिक्विड स्टेट की बात करें तो लिक्विड, सॉलिड्स और गैसेस शायद आप बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अब सबको पता है कि लिक्विड्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड्स से कम होते हैं और गैसेस से ज़्यादा होते हैं, राइट बेटा। तो लिक्विड स्टेट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज हम पढ़ते हैं, लाइक देयर। बाकी चीज़ें आपको पता है, एग्जाम्पल्स आप सबको पता है कि लिक्विड स्टेट के एग्जाम्पल्स क्या हैं। शेप्स, अगर हम इनकी बात करें, सो दे डू नॉट हैव their own shape, they acquire the shape of the container, right? Do not have a definite or fixed shape. इसका रीज़न क्या है, क्यों नहीं इनकी अपनी डेफिनेट शेप है? बिकॉज देयर मॉलिक्यूल्स आर इन कॉन्स्टेंट मोशन, बिकॉज द मॉलिक्यूल्स आर इन कॉन्स्टेंट मोशन, राइट बेटा। सेकेंड, वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम की बात करें, चाहे आप एक गिलास पानी को गिलास में रखो, चाहे बकेट में रखो, चाहे जग में, वो वॉल्यूम तो उसका फिक्स्ड ही रहेगा। सो दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम, डेफिनेट वॉल्यूम, राइट। डेफिनेट वॉल्यूम होने का रीज़न क्या है? क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स पास हैं, उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, बिकॉज दे हैव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, राइट। अगर हम इनकी बात करें डिफ्यूजन की, सो इनका डिफ्यूजन गैसेस के कंपैरिजन में काफ़ी कम है। सो लेस देन गैसेस, गैसेस से कम होता है। क्यों होता है कम? क्यों? क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, बिकॉज स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। फिर आता है डिफ्यूजन के बाद कंप्रेसिबिलिटी, वेरी लेस कंप्रेसिबल, कंप्रेसिबिलिटी, राइट, बहुत कम है। वेरी लेस और वेरी स्मॉल और स्मॉलर देन गैसेस। उसका रीज़न क्या है? कंप्रेस कोई चीज़ कब होती है? जब उनके बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस हो तो कंप्रेस कर सकते हैं। अब है ही नहीं स्पेस तो कैसे करेंगे? बिकॉज the spaces between or the intermolecular spaces are very small. छोटे स्पेसेस होने की वजह से इनको कंप्रेस नहीं किया जाता है, मानी बहुत कम कंप्रेसिबिलिटी होती है। अब हम इसमें दो इंपॉर्टेंट फिनोमेना डिस्कस करेंगे, इवापोरेशन एंड वेपरप्रेशन। इवापोरेशन भी आप 9th क्लास में बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, बस मैं आपको एक ब्रीफ आइडिया दूंगी इवापोरेशन का, एंड देन विल टॉक अबाउट द वेपरप्रेशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो नेक्स्ट वन इज इवापोरेशन। इवापोरेशन क्या होता है? इवापोरेशन एक स्पॉन्टेनियस फिनोमिनन है, एक सरफेस फिनोमिनन है, जिसमें कॉन्टिन्यूसली एक लिक्विड स्टेट किस में कन्वर्ट होता है? गैसियस स्टेट में, राइट। सो लिक्विड स्टेट का गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होना कॉन्टिन्यूस, मानी एक स्पॉन्टेनियस फिनोमिनन है, ये अपने आप होता है। सरफेस फिनोमिनन है, राइट बेटा। तो अगर हम देखें इवापोरेशन मानी अ प्रोसेस टू विच कन्वर्ट्स लिक्विड स्टेट इनटू गैसियस स्टेट स्पॉन्टेनियसली, राइट, दैट इज कॉल्ड इवापोरेशन। तो ये कोई लिक्विड है, सपोज करिए ये लिक्विड पार्टिकल्स हैं, इसमें क्या होगा? सारे पार्टिकल्स मोशन में हैं, बट सबकी काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं है। तो जो हाई काइनेटिक एनर्जी वाले पार्टिकल्स हैं, कुछ तो उनकी थोड़ी ज़्यादा होती है, कुछ वो सराउंडिंग या अपने साथ वाले पार्टिकल से एनर्जी लेके इवापोरेट कर जाते हैं, राइट। सो पार्टिकल्स और सरफेस पार्टिकल्स गेन एनर्जी from their surroundings and their friend molecules, or you can say their neighboring molecules, right, and escapes.
कुछ तो इनकी ज़्यादा होती ही है, ज़्यादा होती है, ये हमें कैसे पता चलेगा? अगर हमको याद है आपको मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन, तो इधर अपने नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे, इधर मॉलिक्यूलर स्पीड्स या एनर्जी ले सकते हैं हम। तो ये ग्राफ इस तरीके से चला था बेटा। सो आप देख रहे हैं कुछ पार्टिकल्स ऐसे थे जिनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा थी, तो ये वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है जिनकी एनर्जी ज़्यादा है। तो यहाँ से वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या कर जाता है? एस्केप कर जाता है और लिक्विड स्टेट किस में कन्वर्ट हो जाती है बेटा? गैसियस स्टेट में। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इवापोरेशन। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? इवापोरेशन बोला जाता है, राइट। तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये एस्केप करेंगे, और एस्केप करेंगे तो जो बचे हुए मॉलिक्यूल्स हैं डेफिनेटली उनकी एनर्जी कम बचेगी, और कम बचेगी तो दैट कॉजेस कूलिंग। तो दिस इवापोरेशन ऑलवेज कॉजेस कूलिंग। इसकी वजह से हमेशा क्या होता है बेटा? कूलिंग होती है, राइट। सो दैट इज कॉल्ड इवापोरेशन। क्या क्या फैक्टर्स पे इवापोरेशन डिपेंड करता है? इवापोरेशन डिपेंड्स ऑन फैक्टर्स क्या हैं ये भी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी। पहला है आपका नेचर ऑफ द लिक्विड। नेचर ऑफ द लिक्विड, एक तो इथेनॉल है, एक वाटर है। कौन जल्दी इवापोरेट करेगा? इथेनॉल जल्दी इवापोरेट करेगा। सो नेचर ऑफ द लिक्विड का मतलब हुआ कि रेट ऑफ इवापोरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना कम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन उतना ही ज़्यादा रेट ऑफ इवापोरेशन, या यूँ कह दो बॉइलिंग पॉइंट के भी इन्वर्सली है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होगा जितना ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगा। सेकेंड फैक्टर क्या आता है बेटा? टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो रेट ऑफ इवापोरेशन ज़्यादा होगा, अगर टेम्परेचर कम है तो रेट ऑफ इवापोरेशन कम होगा। तो सेकेंड फैक्टर आ गया है टेम्परेचर। सो रेट ऑफ इवापोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। थर्ड फैक्टर आता है सरफेस एरिया। ध्यान रखिएगा इवापोरेशन डिपेंड्स ऑन सरफेस एरिया। एक तो आप गिलास में पानी रखें और एक बकेट में, बड़ी वाली बकेट में, तो कहाँ पे रेट ऑफ इवापोरेशन ज़्यादा होगा? जहाँ पे सरफेस एरिया ज़्यादा। तो ये छोटा सा कंटेनर और ये एक बड़ा कंटेनर है, तो रेट ऑफ इवापोरेशन ए और बी में से किस में ज़्यादा होगा बेटा? जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। सो रेट ऑफ इवापोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उतना ही ज़्यादा रेट ऑफ इवापोरेशन। इसके अलावा इवापोरेशन ह्यूमिडिटी पे भी डिपेंड करता है। ह्यूमिडिटी के रेट ऑफ इवापोरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। फोर्थ होता है ह्यूमिडिटी। सो ह्यूमिडिटी के रेट ऑफ इवापोरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ह्यूमिडिटी। जितना एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी उतना ही हमें स्वेटिंग, हमें बहुत गंदी वाली गर्मी कई बार लगती है बारिश जब होती है। उसका रीज़न यही है कि बारिश हुई तो एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है, मॉइस्चर पहले से ये ह्यूमिडिटी है यानी कि, और अगर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है तो स्वेटिंग इवापोरेट, माने जो स्वेट है वो इवापोरेट ही नहीं करेगा, और नहीं इवापोरेट करेगा तो हम बहुत अनकम्फर्टेबल फील करते हैं। सो दैट इज़ ऑल अबाउट इवापोरेशन। अब हम बात करते हैं वेपर प्रेशर, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। सो नेक्स्ट टॉपिक अपना है बेटा वेपर प्रेशर, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। वेपर प्रेशर क्या है? सो नेक्स्ट टर्म इज वेपर प्रेशर। एज द नेम सजेस्ट, वेपर प्रेशर यानी कि वेपर्स का प्रेशर। समझते हैं इसको, ये होता क्या है। लेट्स से आपने कोई लिक्विड लिया है, ये कोई कंटेनर है जिसके अंदर हमने क्या लिया बेटा? लिक्विड लिया है, ठीक है। अब ये जो लिक्विड स्टेट है ये डेफिनेटली किस में कन्वर्ट करेगी अपने आप को? धीरे धीरे इवेपोरेशन तो होगा, और इवेपोरेशन होगा तो लिक्विड गोज टू गैसियस स्टेट। लिक्विड स्टेट कौन से स्टेट में चली जाएगी बेटा? गैसियस स्टेट में चली जाएगी, ठीक है। सो लिक्विड चला गया गैसियस स्टेट में, तो कैसे हुआ देख लेते हैं एक बार। जब ये लिक्विड है और ये गैसियस स्टेट में, ये यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे इवेपोरेशन, ठीक है। और धीरे धीरे ये क्या हुआ कि हमारे पास बहुत ज़्यादा लिक्विड है, तो शुरू में रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या रहेगा? ज़्यादा रहेगा, और धीरे धीरे रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होता चला जाएगा?
कम होता चला जाएगा। तो शुरू में तो हमारे पास लिक्विड ज़्यादा है, मान लो ये कोई क्लोज कंटेनर है लेट्स से, तो शुरू में हमारे पास लिक्विड ज़्यादा है और धीरे धीरे किसका नंबर बढ़ता जा रहा है बेटा, गैसेस का नंबर बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो गैस से धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होंगी ये, लिक्विड में, गैस वापस किस में कंडेंस होगी, लिक्विड में। तो दो फिनोमिनन एक साथ चलेंगी, कंडेंसेशन, ठीक है। तो देखो लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना इवापोरेशन, और गैस का वापस से मानी वेपर्स का वापस से लिक्विड में आना कंडेंसेशन। क्या हुआ, कैसे हुआ ये फिनोमिनन, देखिए आप, ये आपके पास मान लो रेट है और ये टाइम है, लेट्स से दिस साइड यू आर हैविंग टाइम और प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, दिस साइड यू आर हैविंग रेट। तो रेट ऑफ इवापोरेशन की बात करें तो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, तो इवापोरेशन शुरू में बहुत ज़्यादा था और धीरे धीरे क्या हो गया, कम। और अगर हम बात करें रेट ऑफ कंडेंसेशन की, तो कंडेंसेशन शुरू में तो था ही नहीं बेटा, तो शुरू में तो कुछ था ही नहीं कंडेंसेशन क्योंकि गैस ही नहीं थी, पर धीरे धीरे कंडेंसेशन शुरू में ज़ीरो और धीरे धीरे क्या हो गया बेटा, बढ़ गया। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे रेट ऑफ इवापोरेशन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, लेट्स से दिस इज द पॉइंट, दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम पॉइंट। इस पॉइंट को क्या बोला जाएगा बेटा, इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो देखो हो क्या रहा है, स्लोली इनिशियली लिक्विड गोज टू गैस, इवापोरेशन टेक्स प्लेस, और धीरे धीरे गैसियस स्टेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, कॉन्सेंट्रेशन इन वेपर फेज increases, right? So they start condensing, they start condensing। वो वापस से क्या होने लगे बेटा, कंडेंस होने लगे हैं, और जब वो कंडेंस हुए तो क्या हुआ, their rate of condensation increases, धीरे धीरे इंक्रीज होगा। एट इक्विलिब्रियम पॉइंट, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे क्या हुआ बेटा, दो चीज़ें हैं। देखो शुरू में रेट ऑफ इवापोरेशन मैक्सिमम था, तो इवापोरेशन तो डिक्रीज होने लगा और रेट ऑफ कंडेंसेशन इंक्रीज होने लगा, और इक्विलिब्रियम पॉइंट पे दोनों क्या बन गए, सेम बन गए। एट इक्विलिब्रियम पॉइंट रेट ऑफ इवापोरेशन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, दोनों क्या हो गए बेटा, इक्वल हो गए हैं। इवापोरेशन का रेट कंडेंसेशन के रेट के इक्वल हो गया, और इस पॉइंट को हमने क्या बोला है, इक्विलिब्रियम पॉइंट बोला है। इस पॉइंट पे जो वेपर्स इस लिक्विड पे प्रेशर एग्जर्ट करेंगे उसको बोला जाएगा वेपर प्रेशर। सो यहाँ पे हम कैसे डिफाइन करेंगे वेपर प्रेशर को, वेपर प्रेशर क्या बोला जाएगा, सो द प्रेशर exerted by vapors on the surface of a liquid which is in equilibrium with, which are in equilibrium with each other, जो एक दूसरे के साथ किस में है बेटा, इक्विलिब्रियम में है। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जो गैसेस इस लिक्विड के ऊपर जो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे उसको क्या बोला जाएगा, वेपर प्रेशर। अब आप खुद सोचो, अगर कोई लिक्विड जो ज़्यादा इवापोरेट होगा, ज़्यादा गैसेस स्टेट में जाएगा, उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा, और जो कम इवापोरेट होगा उसका वेपर प्रेशर कम। तो अब हम डिस्कस करते हैं वेपर प्रेशर के फैक्टर्स क्या हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहले एक एग्जाम्पल से समझो बेटा, अगर मान लो अपने पास एक लिक्विड है इथेनॉल और एक है वाटर, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस और इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट है 78 डिग्री सेल्सियस। तो कौन ज़्यादा इवापोरेट करेगा, इथेनॉल ज़्यादा इवापोरेट करेगा, वाटर कम इवापोरेट करेगा, राइट बेटा। सो वो उनके बीच में किस टाइप के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो डिसाइड करेगा। तो अब हम डिस्कस करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर, कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो वेपर प्रेशर को इफेक्ट करते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर
प्रेशर। राइट बेटा, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो वेपर प्रेशर को इफेक्ट करते हैं? पहला फैक्टर है नेचर ऑफ द लिक्विड। कि लिक्विड का नेचर क्या है, किस तरीके से लिक्विड्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। सेकेंड फैक्टर है आपका टेम्परेचर। ध्यान रखिएगा, ये इन्हीं दो पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है, सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करता। वेपर प्रेशर इज इंडिपेंडेंट ऑफ सरफेस एरिया। सरफेस एरिया पे ये डिपेंड नहीं करता है। पहला हुआ नेचर ऑफ द लिक्विड, देखो कैसे डिपेंड करता है। राइट, जितना ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ही कम इवापोरेट करेंगे, कम इवापोरेट करेंगे तो वेपर प्रेशर कम होगा। सो हम कह सकते हैं वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। राइट, अब कोई आपसे बोले H2O और एक है इथेनॉल और एक है आपका डाई इथाइल ईथर या एसीटोन और एक है डाई इथाइल ईथर। राइट बेटा, अगर हम बात करें H2O, इथेनॉल, एसीटोन, डाई इथाइल ईथर, इनके बॉइलिंग पॉइंट का अगर मैं ऑर्डर देखूं तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसका है, उसके बाद इसका, इसके बाद इसका। तो हम अगर देखें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ, ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है, तो हम कह सकते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी सबसे ज़्यादा किस में? H2O में, उसके बाद इथेनॉल, उसके बाद एसीटोन एंड देन डाइथाइल ईथर। तो सबसे जल्दी कौन उड़ेगा? डाइथाइल ईथर। तो वेपर प्रेशर भी सबसे ज़्यादा किसका होगा बेटा? डाइथाइल ईथर। सो वेपर प्रेशर का ऑर्डर क्या आ जाएगा? उल्टा हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और यू कैन से इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग point. Higher is the boiling point, lower is the vapor pressure. Higher is the intermolecular forces of attraction, lower is the vapor pressure. तो ये हो गया फर्स्ट फैक्टर। सेकेंड आता है टेम्परेचर। जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतना ज़्यादा रेट ऑफ एवापोरेशन और उतना ही ज़्यादा वेपर प्रेशर। सो सेकेंड वन इज टेम्परेचर। वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। हायर इज द टेम्परेचर, हायर इज द वेपर प्रेशर। राइट बेटा, तो वेपर प्रेशर हमने डिस्कस किया। अब मैं डिस्कस कर लेती हूँ बॉइलिंग पॉइंट विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर से डायरेक्टली रिलेटेड है बॉइलिंग पॉइंट। दोनों बॉइलिंग पॉइंट, दोनों का मतलब हुआ स्टैंडर्ड एंड नॉर्मल। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? देखो, बॉइलिंग पॉइंट क्या टेम्परेचर होता है? एक वो टेम्परेचर है जहां पे लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेयर के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाता है। राइट, सो बॉइलिंग पॉइंट क्या बोला जाता है? द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड becomes equal to the vapor pressure of atmosphere. एटमॉस्फेयर के वेपर प्रेशर के क्या हो जाए बेटा? इक्वल हो जाए। राइट, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसका बॉइलिंग पॉइंट। राइट, टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, टू द, वहाँ पे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका दो तरीके से होता है। अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करें तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर आप लेते हैं 1 बार और दूसरे केस में आप लेते हैं 1 एटमॉस्फेयर। सो बॉइलिंग, अगर हम H2O का सिंपल सा एग्जाम्पल लें तो 1 बार छोटा होता है, ये ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे तो इसका टेम्परेचर आएगा बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पे आएगा 99.6 डिग्री सेल्सियस। सो दिस इज कॉल्ड नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट and this is called standard boiling point.
इसको क्या बोला जाएगा बेटा, स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट। डिफरेंस क्या हुआ, पहली चीज तो देखो बॉइलिंग पॉइंट क्या है, वो टेम्परेचर है जहाँ पे लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा। जैसे ये है, मान लो प्रेशर है, यहाँ पे हमने टेम्परेचर लिया, लिक्विड है मान लीजिए वाटर है, टेम्परेचर बढ़ा, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, लेट्स से दिस इज 1 atm, ठीक है। लिक्विड को बढ़ाते गए तो टेम्परेचर बढ़ाए तो वेपर प्रेशर बढ़ा, बढ़ते गया बढ़ते, इस पॉइंट पे मिला, तो ये जो टेम्परेचर होगा दिस इज कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट। दिस इज प्रेशर, दिस इज टेम्परेचर, ये कोई लिक्विड है। जब लिक्विड का क्या होगा कि हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, और वेपर प्रेशर बढ़ते बढ़ते वो किसको मीट करेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये 1 atm अगर है तो 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर है बाहर का, तो दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड एज बॉइलिंग पॉइंट। तो ये तो नॉर्मल प्रेशर हुआ 1 atm, मान लो 1 बार होता तो 1 बार थोड़ा डाउन होता है बेटा, 1 बार 1 atm से थोड़ा सा कम होता है, तो इस केस में देखो बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा क्या आ गया है, कम आ गया है। सो 1 बार अगर प्रेशर है तो स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट, 1 एटमॉस्फेयर अगर प्रेशर है सो दैट इज कॉल्ड नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। कई बार पूछा जाता है व्हाट इज नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, व्हाट इज स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट, तो आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा और स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट वेपर प्रेशर, दिस इज ऑल अबाउट बॉइलिंग पॉइंट। वेपर प्रेशर हमेशा बॉइलिंग पॉइंट के क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज़्यादा इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगे उनको उतना ही तोड़ने में ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होगा, ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी, और वेपराइज करने में उतना ही हार्ड वर्क, तो उतना ही उसका वेपर प्रेशर क्या होगा बेटा, कम होगा। बॉइलिंग पॉइंट रेफर्स टू योर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, जितने ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन उतना ही ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट, राइट। So that's all about vapor pressure and boiling phenomenon.